हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका हमारी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की सीरीज में, जहां पर अभी हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने प्लेटो एज वेल एज एरिस्टोटल को कवर कर लिया है। ये है पार्ट नंबर 2 ऑफ मैकियावेली। तो आज हम मैकियावेली को कंटिन्यू करेंगे, बट बिफोर कंटिन्यूइंग लेट्स डू अ क्विक रिविजन। स्टार्ट करते हैं मैकियावेली की हिस्ट्री से। ये इटली से बिलोंग करते हैं, एक सिटी स्टेट इटली के अंदर फ्लोरेंस, वहां से बिलोंग करते हैं, जहां पर सिटी स्टेट कल्चर था। एंड ये जो सारी सिटी स्टेट थी, दे वर फाइटिंग अमिंग ईच अदर फॉर पावर, फॉर एक्वायरिंग द रिसोर्सेज। एंड टिल 1494 यहाँ पर मेडिची फैमिली थी। बट उसके बाद एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट आ गई, जिसके अंदर जो मैकियावेली का करियर था वो बूम करने लग गया। ही वॉज अ सिविल सर्वेंट ओवर देयर, एंड एज अ डिप्लोमेट भी उन्होंने 14 साल तक वहां पर काफी राज किया है। उसके बाद 1512 में मेडिची फैमिली फिर से आ गई है। उन्होंने एक तरह से मैकियावेली के करियर को बर्बाद कर दिया एंड उनको इम्प्रिजन कर दिया, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, उनको पॉलिटिक्स से दूर रखा। एंड इसी टाइम पर जो मैकियावेली थे, उन्होंने अपनी बुक द प्रिंस एंड द डिस्कोर्सेस लिखना स्टार्ट कर दिया। एंड वो उनकी जो आइडियोलॉजी थी पॉलिटिकल, वो यहाँ से कार्य होनी स्टार्ट हो जाती है। ऑल्सो ही सॉ रिलीजियस वॉर इन यूरोप। इसकी वजह से इन्होंने चर्च के बारे में अपनी जो थिंकिंग थी उसको डेवलप किया, पॉलिटिक्स के बारे में जो थिंकिंग थी उसको डेवलप किया। इनके बारे में अगर हमें पढ़ना है तो मेन हमें इनकी बुक द प्रिंस के बारे में समझना होगा, जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारी बातें प्रिंस को बताई हैं कि कैसे आपको एक स्टेट को संभालना है, कैसे आपको गवर्नेंस जो है वो अच्छे से संभालनी है। अब स्टेट दो तरीके की हो सकती है, पहली होती है रिपब्लिक, दूसरी होती है प्रिंसिपैलिटी। रिपब्लिक वो होती है दैट इज चूजन बाय द पीपल या पॉपुलर रूल से बनती है, एंड ये उन्होंने अपनी द बुक डिस्कोर्सेज में भी बताया। दूसरी होती है प्रिंसिपैलिटी, जो कि रिपब्लिक से डिफरेंट जितने भी जो गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं उनके लिए होती है, जैसे कि मोनार्की हो गई। यहाँ पर ये दो तरीके से हो सकती है। पहले होता है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब ये है कि जो लीगल हायर है वो आगे आगे संभालते चले जा रहे हैं, एंड यहाँ पर इतनी ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। पर जो न्यूली एक्वायर्ड किंगडम्स होते हैं, वहां पर जो नए नए राजा बनते हैं, उनको जरूरत होती है गाइडेंस की। इसलिए मैं अपनी बुक द प्रिंस में उनको बताऊंगा कि उनको कैसे रहना है, कैसे गवर्नेंस को चलाना है। अब ये जो द प्रिंस है, इसे वन ऑफ द बेस्ट बुक्स माना जाता है स्टेट क्राफ्ट, गवर्नेंस या पावर डायनेमिक्स के अंदर। एंड इन्होंने बताया कि इनका जो राजा होगा, ही विल बी अ पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो इंसान हेरिडिटरी नहीं होगा। ऑल्सो जो भी इंसान रिस्क लेना चाहता है लाइफ में, वो बन पाएगा एक पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर, वो बन पाएगा एक राजा। And he is also called as Machiavelli is also called as the child of Renaissance, because ये एक ट्रांजिशन पीरियड के टाइम पर आए थे, जब मेडिवल पीरियड जो था वो एंड हो रहा था एंड मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो रहा था, जहाँ से कैपिटलिज्म की भी शुरुआत हो रही थी। एंड द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर भी इनको कहा जाता है इसलिए। एंड ही टोल्ड कि उनका जो राजा होगा, ही विल बी अ डेमोक्रेटिक डिस्पोट। उसके बाद सबाइन ने इनको बोला एज नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड, यानी उन्होंने बोला कि जो मैकियावेली है उनमें इतना ज्यादा दम नहीं है, वो सिर्फ वो बातें बता रहे हैं जो उन्होंने इटली में देखी, उस समय उन्होंने महसूस करी। अगर वो कहीं और प्लेस में होते, किसी और एरा, किसी और जगह से बिलोंग करते, तो कम्प्लीटली डिफरेंट उनकी थिंकिंग होती, जो कि हाँ काफी सही है। बट मैकियावेली की इम्पोर्टेंस, मैकियावेलिनिज्म की इम्पोर्टेंस हम डिग्रेड नहीं कर सकते। ऑल्सो मैन बाय नेचर इज सेल्फिश, इगोइस्टिक एंड एग्रेसिव एंड ऑल्सो पोजेसिव। ये बताया मैकियावेली ने कि जो ह्यूमन नेचर होता है वो खराब होता है बाय नेचर, which may lead to conflict and competition, and security and survival पे रिस्क हो सकता है, एनार्की लाइक सिचुएशन आ सकती है। इसलिए जरूरत है एक एक प्रिंस के होने की, एक राजा की होने की, जो कि सत्ता को संभाल सके। एंड क्योंकि इंसान जो है वो बाय नेचर ही इज नॉट गुड, ठीक है। एंड ऑल्सो ही गेव द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल इगोइज्म, विच मीन्स कि सबके अंदर एक ईगो होती है, एक सेल्फिशनेस होती है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कोई नोबल हो। सबके अंदर ये होता है, एक एक पावर लस्ट होती है। फिर इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव। ही सेड कि लविंग इज इन द विल ऑफ पीपल, ठीक है। पीपल लव बिकॉज इट्स देयर विल, बट राजा की विल से जो लोग हैं उनको राजा से डरना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक राजा तभी सफल हो पाएगा जब लोग उनसे डर रहे हैं, लोग उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ लविंग, ठीक है। एंड पावर के इन्होंने दो सिस्टम्स बताए, एक होता है लव, एक होता है फियर। लव होता है पावर ऑफ अट्रैक्ट, फियर होता है पावर ऑफ कोर्जन। तो ये कहते थे कि पावर ऑफ कोर्जन का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड यू ऑल्सो सपोर्टेड द यूज ऑफ हार्ड पावर। एंड हार्ड पावर का सपोर्ट करना ये नहीं है कि आप सॉफ्ट पावर को यूज नहीं करोगे। सॉफ्ट पावर का मतलब आप कल्चरल, हिस्टोरिकल, जितने भी जो एस्पेक्ट्स हैं इनका इस्तेमाल कर रहे हो। एंड हार्ड पावर का मतलब है आप अपनी मिलिट्री एंड जितनी भी जो हार्ड पावर्स हैं, ठीक है, जो अल्टीमेट सोर्स होता है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये कहते थे हार्ड पावर का तभी इस्तेमाल करो जब सॉफ्ट पावर आपको नजर आ रहा है कि काम नहीं कर रहा है। एंड हार्ड पावर से ये है कि
जो दूसरा इंसान है वो आप पे प्रहार नहीं कर सकता। अगर किसी ने आपको मारा है तो आप उसके ऊपर ऐसा रिवेंज लो कि वो वापस आपके ऊपर प्रहार नहीं कर सके। आप यहाँ पर अपनी हार्ड पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ही ऑल्सो गेव दिस थिंग दैट अ किंग शुड बी क्लेवर लाइक अ फॉक्स, कि वो ट्रैप्स को, कॉन्स्पिरेसीज को देख सके। एंड ही शुड बिकम अ लायन, कि अगर भेड़िए आ जाए तो जैसे जो लायन होता है वो पीछे नहीं हटता है, उनसे सामना कर देता है, वैसे ही फियरलेस होना चाहिए एक राजा को। पॉलिटिक्स एंड एथिक्स को इन्होंने कंप्लीटली डिफरेंट दोनों को अथॉरिटीज बताया है। इन पॉलिटिक्स एंड जस्टिफाई द मीन, इनका ये मानना था कि एंड जो है वो क्या है, मेन एंड किसी भी स्टेट का, किसी भी पॉलिटिक्स का है द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो नेशनल इंटरेस्ट एंड है, कोई भी मीन्स आप यूज करो, साम दाम दंड भेद उससे कोई मतलब नहीं, नेशनल इंटरेस्ट सबसे सर्वोपरि है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो आम लोग हैं उनका बाय नेचर उन्होंने बताया दैट दे आर सेल्फिश, बट राजा को सेल्फलेस होना पड़ेगा नेशन के इंटरेस्ट के लिए। ऑल्सो ही गेव द कंसेप्ट ऑफ डुअल मोरालिटी, कि कॉमन मैन की जो मोरालिटी होती है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्रिंस की मोरालिटी, क्योंकि प्रिंस को पूरे राज्य को संभालना है। एंड सोर्सेज ऑफ थ्रेट ऑफ द स्टेट भी बताया इन्होंने। सबसे पहले तो है फॉर्च्यून, कि फॉर्च्यून या बैड लक कभी भी आ सकता है। फिर कन्वेंशनल मोरालिटी, कि ये हमें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इन्होंने ये बताया कि मोरालिटी वहीं तक अच्छी है किसी राजा के लिए जब तक वो उनके स्टेट अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर रही और उनकी प्रेजर्वेंस ऑफ स्टेट में कहीं ना कहीं रुकावटें नहीं ला रही। तो आप मोरालिटी को उतना ही रखिए कि वो आपके जो काम है उसमें अड़ंगी ना लगाए। फिर नोबिलिटी एंड एलीट, क्योंकि उन लोगों के अंदर लस्ट होती है पावर की, कहीं ना कहीं उनको होता है कि हमें भी अथॉरिटी चाहिए, हमें भी पावर चाहिए, हमें भी राजा बनना है। फिर कॉमन मैन इसलिए क्योंकि दे आर सेल्फिश बाय नेचर। एंड नेबरिंग स्टेट, क्योंकि कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है। इन्होंने इटली में भी देखा इतनी सारी स्टेट जो थी एक साथ लड़ रही थी, तो नेबरिंग स्टेट तो कभी भी आपके अगेंस्ट आ सकती है। इन्होंने बताया कि एवरी सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू, एक होते हैं नोबिलिटी, दूसरे होते हैं कॉमन मैन। नोबिलिटी वो होते हैं द वन हु वांट टू रूल एंड कमांड, अभी हमने बात करी उनके बारे में। अब ये जो लोग होते हैं दे कैन बी डेंजरस एंड दे आर लेस रिलायबल बिकॉज दे हैव लस्ट ऑफ पावर। बट जो कॉमन लोग होते हैं इनको क्या चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको नॉर्मल अपनी जिंदगी जीनी है, एक अच्छा राजा चाहिए जो इनकी रखवाली कर रहा है, जो इनको राइट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो दे आर लेस डेंजरस एंड मोर रिलायबल, इसलिए इन्होंने अपनी जो सत्ता है, अपनी जो पावर है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन मैन स्टैब्लिश करी, जिसका ऑब्जेक्टिव है प्रेजर्वेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये था पूरा एक रिवीजन जो हमने पार्ट 1 में कवर किया। अब हम पार्ट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं इस बात से कि पीपल लव प्रिंस एट द विल बट दे फियर एट द विल ऑफ प्रिंस। ठीक है, ये बात इन्होंने कही कि जो जनता होती है वो एक प्रिंस के तरफ अट्रैक्टेड होती है, उनको प्यार करती है, उनको लव करती है, क्योंकि ये उनकी खुद की विल है, क्योंकि वो खुद चाहते हैं। बट राजा चाहे तो उनके अंदर फियर इम्बाइब कर सकता है। ठीक है, द फियर इज एट द विल ऑफ द प्रिंस, एंड फियर इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर फियर होगा लोगों के अंदर तो लोग प्रिंस की रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड लोगों लोगों को क्या जरूरत है, लोगों को जरूरत है कि उनके जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो पूरे हो जाए, उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाए। एंड राजा को वही काम करना है, राजा को नेशनल इंटरेस्ट में लगे रहना है। इस समय पर जरूरत है कि लोग राजा से डरे, जिससे वो राजा के जो कमांड्स हैं उनको माने। तो इसलिए ये उन्होंने बात कही। ऑल्सो प्रिंस शुड बी कोल्ड ब्लडेड, उन्होंने कहा कि प्रिंस को थोड़ा सा कोल्ड ब्लडेड होना चाहिए, थोड़ा डेमोगोगिक होना चाहिए। एंड हिस्ट्री भी गवाह है जो डेमोक्रेटिक लीडर्स होते हैं उनकी तरफ लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। हमें चाहिए कि हमारे लीडर कैसे हो, पावरफुल हो देखने में। ठीक है, बढ़िया एकदम बातें कर रहे हो, एकदम क्रिस्प बातें, एंड बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हो, तो हमें लगता है वाह भाई वाह, ऐसा होना चाहिए हमारा राजा। तो यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है दैट प्रिंस शुड बी अ कोल्ड ब्लडेड पर्सन। उसके बाद अब हम इम्पोर्टेंट बात डिस्कशन में लेंगे कि प्रिंस ने की जो इनकी बुक थी उन्होंने रिलीजन पर क्या कहा है। ठीक है, तो ही हैड अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन। ही बिलीव्ड कि रिलीजन हर इंसान के लिए जरूरी है। ठीक है, ही वाजंट अगेंस्ट द रिलीजन, दो हाँ ये पॉलिटिक्स को बढ़ावा देते थे, स्टेट को बढ़ावा देते थे, एंड कहीं ना कहीं ये मानते थे कि रिलीजन हाँ इंसान का दिमाग खराब कर सकता है, बट ही वाजंट अगेंस्ट रिलीजन, क्योंकि वो मानते थे कि सब लोगों की अपनी थिंकिंग होती है रिलीजन के बेसिस पर। एंड वो रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थे, वो बेसिकली चर्च के अगेंस्ट थे। चर्च के अगेंस्ट इसलिए थे क्योंकि उन्होंने इटली में देखा था कि चर्च कैसे करप्ट हो गया, कैसे जो चर्च का इंटरफेरेंस था पॉलिटिक्स में उसने यूनिफिकेशन ऑफ इटली को हैम्पर कर दिया। इसलिए ही वॉजंट अगेंस्ट रिलीजन, ही वॉज अगेंस्ट चर्च। एंड वो कहते थे दैट रिलीजन को हम यूटिलिटी के बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यूटिलिटी के बेसिस पर कैसे, कि रिलीजन को हम नेशनल इंटरेस्ट में लगा सकते हैं, या
जो रिलीजन है उससे क्या हो सकता है, लोगों के अंदर एक डिसिप्लिनरी फोर्स आ सकता है, एंड रिलीजन लोगों को काबू में रख सकता है। तो रिलीजन को सिर्फ यूटिलिटी बेसिस पर देखना चाहिए। एंड ही सेड कि कोई भी किंग हो, कोई भी प्रिंस हो, उनको दिखना चाहिए एज ही इज अ रिलीजियस पर्सन। नो मैटर वो हो कि नहीं हो, ठीक है, उसका कोई मैटर नहीं है कि वो एथिस्ट हो, चाहे वो एथिस्ट हो, वो उनका खुद का थिंकिंग है, वो उनका खुद का कंडक्ट है, बट उनको पब्लिकली रिलीजियस दिखना चाहिए। क्योंकि क्या कि अगर आप रिलीजियस दिखते हो तो लोग आपकी तरफ आगे हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पर्टिकुलर सेक्ट के लोग होते हैं, जैसे जो क्रिश्चियंस हो गए, ठीक है, दे वुड वांट कि अगर वो देखेंगे कि जो उनका किंग है वो भी जो क्रिश्चियनिटी है उसको संभाल रहा है, एंड ही इज डूइंग ऑल द रिचुअल्स, ही इज डूइंग ऑल द कस्टम्स, तो दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम, इट्स वेरी नेचुरल। सो ही वांटेड दैट ओनली कि जो किंग है दैट शुड अपीयर रिलीजियस। इट्स अ सजेशन दैट ही गेव। एंड ऑल्सो किंग शुड फॉर्म आर्मी ऑफ ओनली नेशनल्स एंड सिटीजन्स, ये उन्होंने कहा। इनका ये मानना था कि हर किंग की आर्मी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए। एंड इस टाइम पर इट इज इम्पोर्टेंट कि हम आर्मी ऑफ नेशनल्स या आर्मी ऑफ स्टेट बनाए। हमारे जो खुद के लोग हैं, हमारे जो देश के लोग हैं, उन्हीं की ही हम आर्मी बनाए। क्यों? क्योंकि दे आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स अ स्टेट, ठीक है, डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरत है। बट अगर आप उन लोगों की बनाओगे जो कि आप बाहर से लेकर आ रहे हो, या आप एक तरह से भाड़े के सोल्जर्स लेकर आ रहे हो, आप उनको हायर कर रहे हो, जिन्हें हम मर्सिनरी सोल्जर्स कहते हैं, उनके अंदर ये डेडिकेशन नहीं होगी, वो सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए काम करेंगे। एंड हो सकता है कि उनको कहीं और ज्यादा पैसे मिले तो वो उनकी तरफ चले जाए एंड आपके खिलाफ वो कॉन्स्पिरेसी रच दें। इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप लॉयल लोगों को अपने आर्मी के अंदर रखो, इंस्टेड ऑफ दोज जो कि लॉयल नहीं निकले बाद में। फिर उसके बाद इन्होंने सपोर्ट किया एक्सपेंशनरी फॉरेन पॉलिसी का। ही बिलीव कि इट इज इम्पोर्टेंट कि हर इंसान एक्सपेंशनिस्ट हो, वो अपॉर्चुनिटीज की तरफ रहे, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपॉर्चुनिस्ट रहोगे उतना ज्यादा आप मटेरियल वेल्थ को अक्यूमुलेट कर पाओगे, उतना ज्यादा आपको रिसोर्सेज मिल पाएंगी। एंड इन्होंने इसी में ही एक बात कही थी कि अगर कोई राजा रूल कर रहा है, ठीक है, एंड वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को अपना रहा है, ही इज ट्राइंग टू एक्वायर अदर टेरिटरीज लड़ाई करके या किसी भी मीडियम के थ्रू, तो इनके पास दो तरीके हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये है कि वो डायरेक्ट रूल करे, कि जो किंग जो है वो डायरेक्टली उस टेरिटरी के अंदर रूल कर रहा है। ये तब मुमकिन है जब सेम कल्चर हमें देखने को मिल रहा है, कि राजा उस जगह की कल्चर को समझ रहा है, उस जगह की ज्योग्राफिकल लोकेशन, लोगों की नीड्स, इन सबको समझ पा रहा है। तो यहाँ पर जो रूल है अगर वो डायरेक्ट होगा वो ज्यादा इजी होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा। पर सपोज वहाँ का कल्चर बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है, हमने एक जगह एक्वायर कर ली जहाँ की लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ के लोग का रहन सहन, खाना पीना सब डिफरेंट है, एंड वो लोग हमें एक तरह से बिल्कुल अलूफ समझ रहे हैं कि अरे ये कहाँ से आ गए राजा, इन्हें तो हमारे बारे में कुछ पता भी नहीं है। इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि वहां पर आप अपने जो लेफ्टिनेंट्स होते हैं आप उनको बोलो कि आप हमारी जगह पर वहां पर राज करो। तो ये उन्होंने बात करी। देखो, ये तो हमें सिविल सर्विसेज में भी देखने को मिलता है, इतने सारे जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो काफी सारी लैंग्वेजेस भी सीखते हैं, एंड ज्यादातर ये देखा जाता है कि जिस टेरिटरी में वो जा रहे हैं, जिस स्टेट में वो जा रहे हैं, वो वहाँ की लैंग्वेज को, वहाँ के लोगों के कल्चरल रेस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी जगह पर इफेक्टिव राज करना है तो वहाँ के आपको कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। इस बेसिस पर इन्होंने कहा था कि डायरेक्ट रूल एंड लेफ्टिनेंट रूल, ऐसे एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को अपने संभालना चाहिए। अब एक बढ़िया बात हम करते हैं, दैट रोल ऑफ फॉर्च्यून। हमने कल बात करी थी कि थ्रेट ऑफ स्टेट में एक फॉर्च्यून का भी बहुत बड़ा रोल होता है, फॉर्च्यून या फेट का या लक का। एंड इन्होंने यहाँ पर इसको कंपेयर किया था विद अ रिवर। इन्होंने कहा था टॉरेंशियल रेन एंड रोरिंग रिवर, कि फॉर्च्यून एक तरीके से टॉरेंशियल रेन एंड रोरिंग रिवर के रूप में आ सकता है। अब रिवर क्या है, नॉर्मली चल रही है, बट सपोज रिवर में बाढ़ आ गई, इतनी ज्यादा टॉरेंशियल रेन हुई कि रिवर में बाढ़ आ गई, बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया, बहुत सारे जो घर हैं वो तबाह हो गए। एंड ये क्या है, दिस इज बैड लक। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि फॉर्च्यून जो है, बैड लक जो है वो क्या है, वो एक तरीके की वुमेन टाइप है, ठीक है, वो एक वुमेन जैसा है, एक फीमेल जैसा है। क्यों? क्योंकि फीमेल क्या करती हैं, फीमेल फेवर करती हैं ब्रेव मैन को। इसीलिए जो फॉर्च्यून होता है वो भी एक तरह से ब्रेव मैन को फेवर करता है, ठीक है। जो जो ब्रेव मैन होगा उसके अगर अगेंस्ट कोई बैड लक आ भी जाएगा तो वो उसको आराम से संभाल लेगा। इसलिए ही सेड दैट फॉर्च्यून इज लाइक द वुमेन, जो कि फेवर करते हैं ब्रेव मैन को, हु इज रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंस, हु इज रेडी टू फेस एनी डिफिकल्टी। तो यहाँ पर इन्होंने रोल ऑफ फॉर्च्यून को जो वुमेन है उनसे कंपेयर कर दिया। एंड नेचर ऑफ फॉर्च्यून को वुमेन से कंपेयर करने के बाद ही ऑल्सो सेड
कि अगर प्रिंस इन सब चीजों को फेस कर लेगा, सरकमस्टांसेस को फेस कर लेगा करेज के साथ एंड हिम्मत दिखाकर ब्रेवली, तो क्या होगा, ये जो फॉर्चून है, जो बैड लक है, ये चला जाएगा एंड गुड लक उसके फेवर में आ जाएगा। तो यहाँ पर ही इज नॉट ओनली लुकिंग रियलिस्ट, बट वो एक तरह से ऑप्टिमिस्ट भी नजर आ रहे हैं। तो उनका रोल ऑफ फॉर्चून जो है एकदम बिल्कुल डिफरेंट इनकी थिंकिंग आई है। एंड अब इन्होंने एक बात कही है कि वेन एवर नेसेसरी मोनार्की, वेन एवर पॉसिबल रिपब्लिक, बट इन नो सिचुएशन ऑलिगैर्की। इनका ये मानना था कि ऐसा टाइप का सिस्टम देखने को मिल सकता है, ऐसा टाइप का सिस्टम प्रेफरेबल है जहां पर नेसेसरी है तो आप मोनार्की लेकर आओ। मोनार्की इसलिए क्योंकि वहां पर एक अच्छा राजा होगा, लोग उससे प्यार भी करेंगे, बट लोग विल ऑल्सो हैव फियर, तो वो एक तरह से डिसिप्लिन में रहेंगे। तो इसलिए वो मानते थे कि इट इज नेसेसरी टू हैव मोनार्की। अगर मोनार्की नहीं आ सकती एंड इट इज पॉसिबल कि आप रिपब्लिक लेकर आ पाओ, एक तरह से पॉपुलर रूल लेकर आ पाओ, चूजन बाय द पीपल लेकर आ पाओ, तो आप रिपब्लिक को लेकर आओ। बट आप किसी भी सिचुएशन में ऑलिगैरिकी को मत लेकर आओ। ऑलिगैरिकी का मतलब है कि जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैं, जो थोड़े से इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिनका ज्यादा मान्यता है उस स्टेट के अंदर, जैसे कि उस समय पे फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, वो राज कर रहे हैं, वो लोगों के ऊपर अपनी सत्ता संभाल रहे हैं। एंड ज्यादातर ये देखने को मिला है दैट दे हैड बीन वेरी ऑप्रेसिव, टायरेनिकल, एंड लोगों की ऑपरेशन के बेसिस पर उन्होंने अपनी जो स्टेट है उसको संभाला है। तो जो ऑलिगैर्की है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकती है लोगों के लिए, स्टेट के लिए, एंड देयरफॉर ही सेड कि इन नो सिचुएशन ओलिगार्की शुड कम, एंड ही वाज अगेंस्ट फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म एक कंसेप्ट जो कि इनके टाइम पर हमें एंड होता हुआ नजर आ रहा था, बट बहुत टाइम तक इट स्टेड इन यूरोप। एंड यहाँ पर बेसिकली लॉर्ड एंड सर्फ का हमें जो रिलेशन है वो देखने को मिलता था। राजा के अंडर बहुत सारे लॉर्ड काम करते थे, उनके अंडर फिर सर्फ्स थे या पेजेंट थे। जो राजा थे वो अपनी जो लैंड है वो लॉर्ड्स को देते थे, एंड ये जो लैंड है वो लॉर्ड से जाता था सर्फ्स के पास, एंड सर्फ यूज टू वर्क एज बॉन्डेड लेबर वहां पर। एंड ये सारा काम करते थे, इनका इनको शेयर भी देते थे प्रोड्यूस का, एंड उसके बाद हेल्प भी करते थे और सब काम में। तो यहाँ पर हमें इस टाइप का जो सिस्टम है वो देखने को मिलता था। दिस वॉज नथिंग बट फ्यूडलिज्म। एंड ये कहते थे कि जो फ्यूडल लॉर्ड हैं ये बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव थे, एंड एक तरह से इन्होंने इनको कह दिया दी पैरासाइट क्लास, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, जैसे पैरासाइट खा जाते हैं किसी भी प्लांट को एंड उनका बिल्कुल जीना खराब कर देते हैं, वैसे ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे। एंड ये क्या करते थे, दे यूज्ड टू प्रोवाइड ट्रूप, मनी, फूड एंड मोर टू द किंग और टू द मोनार्क। ये ऐसा पूरा सिस्टम चलता था। इट वाज अ सोसाइटी का सिस्टम जो कि उस समय पर था, फ्यूडलिज्म। तो इनके टाइम पर जो मेडिवल पीरियड था, उस टाइम पर फ्यूडलिज्म था, वो एंड होता हुआ नजर आ रहा था, एंड कहीं ना कहीं हमें मॉडर्न फेज आता हुआ नजर आ रहा था जहां पर कैपिटलिज्म की शुरुआत हो रही थी। ठीक है, तो ही सेड कि सेलेक्ट द कॉमन पीपल, ही ऑलवेज सेड दैट कि राजा को कॉमन लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ नोबिलिटी। ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं ये भी तो नोबिलिटी में ही आते हैं, बिकॉज दे वर समवेयर इन दिस थॉट कि हमें पावर चाहिए, हमें अथॉरिटी चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे बताया अबाउट फ्यूडलिज्म, ही वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट इट। उसके बाद हम देखते हैं कि इनको चाइल्ड ऑफ रेनेसा कहा जाता है, हमने पहले भी डिस्कशन में लिया। रेनेसाई का मतलब ये है कि एक तरह से ट्रांजिशन पीरियड देखने को मिल रहा है, एक इंटेलेक्चुअल मोमेंट स्टार्ट हो रहा है। अब एक ट्रांजिशन पीरियड क्या था, एंड ऑफ मेडिवल एंड स्टार्ट ऑफ मॉडर्न पीरियड, बिल्कुल कंप्लीटली एकदम डिफरेंट रेजीम हमें देखने को मिल रही थी। एंड जहां पर एक टाइम पर हमें सिटी स्टेट देखने को मिलती थी इटली के अंदर, वहां पे इनिशिएशन हो रहा था नेशन स्टेट का, जो कि इससे ज्यादा बड़ी यूनिट थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं इनकी द कंसेप्ट ऑफ रियल पॉलिटिक। देखो, रियल पॉलिटिक का मतलब यह है पॉलिटिकल रियलिज्म। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि ही वॉज वेरी फेमसली कॉल्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, क्योंकि ये रियलिस्ट व्यू को लेकर है, जहां पर और सब थिंकर्स आइडियलिज्म को बिलीव रखते थे। आइडियलिज्म में ही ये अपना सारे जो थॉट्स हैं उनको रिवाइव कर रहे थे। ये कहते थे कि रियलिस्ट व्यू को अपनाना चाहिए, रियलिज्म में रहना चाहिए कि क्या चीज चल रही है, क्या चीज फैक्ट है। अगर हम इसी चीज में रह जाएंगे कि क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एंड हम और सब चीजों को बनाते रहेंगे, तो हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ रियल पॉलिटिक। अब इन्होंने राजा को कुछ बातें बता दी, उन्होंने कुछ सजेशंस दिए कि राजा को वर्चुअस होना चाहिए, जिनको इन्होंने वर्ट्यू भी कहा है। ठीक है, तो अब वर्चुअस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, सबसे पहले तो आता है विजडम। राजा के पास विजडम होनी चाहिए, उन्हें स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, कैसे स्टेट को संभालना है, कैसे लोगों को संभालना है। स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि कोई भी रुकावट आ जाए, फॉर्चून आपका खराब हो जाए, या नेबरिंग स्टेट आप पे अटैक कर दे, या आप पे कोई भी मुसीबत आ जाए, आप उसको संभाल पा रहे हो बिकॉज यू हैव स्ट्रेंथ।
ठीक है, बिकॉज यू आर अ ब्रेव मैन। एंड जो ब्रेव मैन होते हैं उनको सपोर्ट करता है फॉर्चून, बिकॉज फॉर्चून इज लाइक वुमेन, ये कहा इन्होंने। एंड उसके बाद ब्रेवरी, आपके अंदर ब्रेवरी होना चाहिए। एंड फिर इफ देर इज नीड, आपके अंदर रूथलेसनेस भी होनी चाहिए, मतलब आप ऑप्रेसिव भी हो सकते हो। इसको इन्होंने टर्म दिया था एज द क्रिमिनल वर्च्यू, कि एक तरह से क्या है, एक क्रिमिनल वर्च्यू, ये भी जरूरत है एक प्रिंस की। सपोज अगर प्रिंस को ऐसी सिचुएशन आ गई है कि लोग कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं, एंड जरूरत है कि आप अपनी हार्ड पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये क्या है, दिस इज रूथलेसनेस, तो ये भी प्रिंस कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये किस लिए करा जाएगा, फॉर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट, फॉर नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए आप क्रिमिनल वर्च्यूज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। राजा कुछ भी कर सकता है, इनके मायने में ये था कि जो राजा है वो कुछ भी कर सकता है अपनी स्टेट क्राफ्ट को संभालने के लिए। ओके, एंड उसके बाद एक और चीज है, इनकी जो बुक थी द प्रिंस, इट वाज बैंड फॉर 200 इयर्स बाय कैथोलिक चर्च, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो कैथोलिक चर्च के जो वर्च्यूज थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट जाते थे। ये मानते थे कि पॉलिटिक्स बिल्कुल डिफरेंट है, चर्च बिल्कुल डिफरेंट है। एक इंसान को, एक क्रिश्चियन इंसान की जो विजडम होती है, जो थिंकिंग होती है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट अ पर्सन जो कि पॉलिटिक्स के अंदर है। उनकी विजडम डिफरेंट होती है, उनकी डिमांड्स डिफरेंट होती हैं। तो इसीलिए इनको चर्च के द्वारा बैन भी कर दिया गया था इनकी बुक को। एंड इनको मिस्टर जीरो से भी कहा जाता था। एंड ही वॉजेंट रियली गिवन दैट मच इम्पोर्टेंस दैट टाइम। बट अगर अभी अभी हम देखें तो मैकियावेलिनिज्म एक ऐसी थ्योरी है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। मैकियावेली हैज इन्फ्लुएंस नॉट ओनली पॉलिटिकल फिलोसोफर्स जो आगे हमें आते हुए नजर आएंगे, बट ऑल्सो लीडर्स जैसे कि माओ सीटुंग, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है रिपब्लिक ऑफ चाइना के। हमें उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इनका। फिर जो रियलिस्ट ट्रेडिशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन यूएसए जो है, ठीक है, जो कि मॉर्गेंथ्यू के बेसिस पर आई थी, जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी है, उसके अंदर भी हमें इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो मैकियावेली की जो जितनी भी जो बातें हैं जो वो अपने द प्रिंस में लेकर आए, द डिस्कोर्सेज में इन्होंने बताई, उसको हम निगेट नहीं कर सकते। एंड काफी सारी इनका भी क्रिटिक हुआ था। क्रिटिक तो हर किसी थिंकर का होता ही है, बट हम इनको इतना क्रिटिसाइज नहीं कर सकते बिकॉज ही ब्रॉट द रियलिटीज इन फ्रंट। एंड ऑल्सो हम इन्हें रियलिस्ट बोलते हैं, हर चीज में ये रियलिस्ट व्यू को लेकर आए, बट हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं इनके अंदर भी आइडियलिज्म है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमें थोड़े से आइडियलिस्ट जाते हुए नजर आते हैं। एंड प्रिंस को कहीं ना कहीं इन्होंने काफी ज्यादा अथॉरिटेटिव बता दिया। ठीक है, तो वो अथॉरिटीज क्या है, वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट भी जा सकती हैं स्टेट के। तो ये कुछ क्रिटिक्स भी हो जाते हैं इनके। ये था पार्ट 2 ऑफ मैकियावेली। हमने मैकियावेली को एक्सटेंसिव रूप से कवर कर लिया है। मैकियावेली की क्या थिंकिंग थी, क्या थॉट्स थी, कैसे वो राजा चाहते थे, कैसे वो स्टेट चाहते थे, हमने इन सबको डिस्कशन में लिया है। अगले लेक्चर में हम कंप्लीटली डिफरेंट थिंकर के साथ आएंगे। हम डिस्कशन में लेंगे थॉमस हॉब्स को, जिन्होंने राइट टू लाइफ के बारे में बहुत सारी जो बातें हैं वो बताई थी। तो उसमें भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ऐसे ही आप हमारी लेक्चर सीरीज को देखते रहिए, इनको पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए। एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलिए, बाय बाय।